आप लोग अपने बच्चे को जब सुबह स्कूल भेजते हैं, वहां से आपकी ड्यूटी शुरू हो जाती है कि बच्चा जब स्कूल के लिए निकल रहा है वो किस तरह से जा रहा है, क्या लेकर के जा रहा है। आपने वो सब कुछ चेक करना है। आपने उसके बैग की तलाशी लेनी है, क्या क्या लेके जा रहा है। हर क्लास का टाइम टेबल होता है, आपने देखना टाइम टेबल के हिसाब से सारी कॉपी किताबें उसने ली नहीं ली, और कॉपी किताब के अलावा कोई और एक्स्ट्रा सामान जो कि स्कूल में लाना अलाउड नहीं है, ऐसा सामान तो नहीं रखा हुआ बैग में, वो आपने चेक करना। बच्चा स्कूल आ रहा है तो प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए। ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि जब घर से निकल रहा है उस वक्त चेक करें कि बच्चे की पैंट शर्ट बेल्ट जूते जुराबे और लड़कियों के केस में चुन्नी, ये सारी, और 2 चोटी, ये सारी चीजें प्रॉपर है या नहीं। जब सारे बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। कोई बच्चा ब्राउन में है, कोई व्हाइट में है, किसी ने बेल्ट पहनी है, किसी ने नहीं पहनी, किसी लड़की ने 2 चोटी बनाई है, किसी ने खुले बाल रखे हैं या 1 चोटी बनाई है, तो वो डिफरेंस हो जाता है, अलग अलग अच्छे नहीं लगते वो बच्चे। ये जैसे बच्चे अभी बेल्ट लगा रही है, माँ बाप ने घर पे ध्यान देना है कि घर से जब बच्चा निकल रहा है तो पूरी यूनिफॉर्म में प्रॉपर होके निकले वो। आप बच्चे को सुबह तैयार करके भेजते हैं तो उस वक्त देखिए सारी चीजें। बच्चे का बैग सुबह सुबह समय नहीं होता जचाने का, उसको रात को सोते वक्त उसका बैग चेक करके जचा करके रखिए। सुबह सिर्फ एक बार दोबारा से निगाह मार लीजिए कहीं कोई और सामान तो नहीं डाल लिया उसने। आजकल गर्मियां बढ़ रही है, धीरे धीरे गर्मी का मौसम तेज हो रहा है। गर्मी सुबह बच्चा कुछ ना कुछ सॉलिड खा करके आए। आप लोग क्या करते हैं, रात को तो कुछ हैवी खिला देते हैं, सुबह उसे सिर्फ चाय बिस्किट या चाय ब्रेड दे करके भेज देते हैं। नतीजा 10 मिनट असेंबली में नहीं खड़ा हो पाता बच्चा, चक्कर आने लग जाते हैं। तो बच्चा जब स्कूल के लिए निकल रहा है, मेरी माता पिता दोनों से रिक्वेस्ट है कि बच्चे को कुछ ना कुछ सॉलिड खाना खिला करके भेजें, जो कि सारे दिन उसे एनर्जी दे। इस तरह असेंबली में 10-15 मिनट खड़े होने पर ही उसे चक्कर ना आए। तो पहली ड्यूटी आपकी होगी, सुबह सुबह आपने चेक कर लिया बच्चे को। उसके बाद जब बच्चा स्कूल के बाद घर आ रहा है, तब फिर से चेक कीजिए कि स्कूल में उसने क्या क्या पढ़ाई करी। ला बेटा अपनी सारी कॉपी, सारे रजिस्टर दिखाओ कि क्या क्या काम हुआ है। कुछ पेरेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं, देख सकते हैं आप उसकी कॉपी के पन्ने पलटिए, जहां तक काम कर रखा वहां निशान लगा दीजिए कि हाँ भी आज मैंने कॉपियां सारी चेक कर ली और यहां तक का काम हुआ है। अगले दिन जब आप दोबारा से कॉपी चेक करेंगे तो आप उस निशान के आगे देख लेंगे काम हुआ नहीं हुआ कुछ। तो ये काम आपने रोज करना है। सुबह जब स्कूल आ रहा है और जब स्कूल से वापस आ रहा है उसी वक्त देखिए, शाम को जब आप परिवार में साथ बैठे तब देखिए। अगला काम जो आपने परिवार में ही करना है वो है कि दिन में कम से कम 15 मिनट निकालिए अपने बच्चे के साथ बात करने के लिए। और जब परिवार साथ बैठ के बातचीत कर रहा है उस टाइम पे ऐसे डिस्टरबेंसेस को एक तरफ रख दीजिए, बंद करके टीवी बंद कर दीजिए, मोबाइल एक तरफ रख दीजिए। जब परिवार आपस में बैठ के बात कर रहा है तो सिर्फ परिवार की बातें होंगी और किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं। सब अपनी अपनी दिनचर्या शेयर कीजिए, बेटा सारे दिन तुमने क्या किया। बच्चे अपने माँ बाप से पूछे, हाँ पापा मम्मी आपने सारे दिन क्या किया। बच्चों को पता चलेगा कि सारे दिन माता पिता कितनी मेहनत करते हैं जिससे इन बच्चों को फैसिलिटीज मिल रही हैं। अभी सिर्फ बच्चों को फैसिलिटीज का मालूम है, हाँ भी हमें आराम से ये चीज मिल जाती है। कुछ जिनको नहीं मिलती वो सोचते होंगे उसको मिल जाती है, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं देते। लेकिन जब आप अपने बच्चे के साथ बैठ के बात करेंगे और अपने सारे दिन की मेहनत उसे समझाएंगे कि मैं किस तरह कितना पैदल चला, मैंने क्या क्या काम किया, किस तरह से ग्राहकों से बात हुई, अगर किसी का इस तरह का काम है कि हाँ भी ग्राहक आते हैं, तो वो बच्चे को पता चलेगा कि मेरे माता पिता किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। और उसके मन में जो ये विचार आते हैं कि भी मेरे माँ बाप मुझे ये चीजें नहीं दे रहे, दूसरे बच्चों को मिल जाती है, वो सारे विचार उसके मन में शांत हो जाएंगे। वो कभी भी आपसे कोई नाजायज डिमांड नहीं करेगा। लेकिन आप लोगों ने उसकी पढ़ाई संबंधित सारी डिमांड माननी है कि मुझे कॉपी चाहिए, मुझे किताब चाहिए, मुझे रजिस्टर चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे पेंसिल चाहिए, मुझे ड्राइंग का सामान चाहिए। ये सारी चीजें उसकी पढ़ाई से संबंधित है, वो उसे आपने प्रोवाइड करवानी है। उसे पौष्टिक खाना देना ये आपकी जिम्मेदारी है। उसे बाजार से कुछ वो मांग रहा है वो मत दीजिए, वो नाजायज डिमांड मानता हूं मैं कि भी मुझे मोमोज खाने, चाउमीन खाने, इन चीजों के लिए उसे मना कर दीजिए। बेटा घर का पका हुआ खाना खाइए, बाहर की चीजें अलाउड नहीं है। बाहर से जो डिब्बाबंद चीजें लेते हैं वो चीजें मत लेने दीजिए इन्हें।
ये जितना बाहर का सामान इस तरह का लेते हैं, जो डब्बा बंद चीजें लेते हैं, उनसे इनके अंदर सिर्फ आलस आता है और ये कुपोषित होते हैं। या तो कोई बहुत ज्यादा फूल जाएगा या कोई बहुत ज्यादा दुबला रह जाएगा। दोनों ही चीजें कुपोषण के कारण होती है। तो आपने बच्चे को पोषित भोजन देना है, अच्छे पोषण वाला भोजन देना, ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक रहे। जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो दिमाग भी तेज चलेगा। अभी जो चीजें बच्चे खाते हैं उसके कारण सारे दिन आलस में पड़े रहते हैं। वो बैठे तो वे, लेकिन दिमाग उनका सोया हुआ है, उनका ध्यान उस कॉपी किताब में नहीं है। क्लास में भी बच्चा बैठा हुआ है क्योंकि उसने कुछ ऐसी चीजें खाई होती हैं तो उसका पूरी तरह से कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। तो आपने ध्यान देना है कि बच्चे को अच्छी चीजें खाने के लिए दीजिए। जो मौसमी फल है, मौसमी सब्जियां हैं, बच्चे को वो दीजिए, दालें खिलाइए। जहां तक हो सके बच्चे को घर का पका हुआ भोजन दीजिए, मौसमी फ्रूट्स खिलाइए। आजकल 12 महीने हर तरह का फ्रूट अवेलेबल है। बच्चों को नहीं पता कि कौन सा फल, कौन सी सब्जी किस मौसम की है। आप उसे पहचान करवाइए कि इस मौसम में ये वाली चीजें आती हैं। जो चीजें प्रकृति ने जिस मौसम के हिसाब से दी है, अगर हम उसको ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर को ज्यादा लाभ मिलता है। बच्चा तो 12 महीने कहेगा मुझे आम चाहिए, लेकिन आम का मौसम कौन सा वो आपको पता है। उस मौसम में उसे आम खिलाइए। उस मौसम के अलावा आप उसको आम खिला रहे हैं तो वो फायदा देने की बजाय नुकसान कर रहा है। जब आप परिवार में बैठ करके बात कर रहे हैं, रोज बात करनी है। शुरुआत करनी है आपने 5, 10, 15 मिनट से, धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप अपने बच्चों से बात करेंगे और अपने बच्चों को अपने बारे में बताएंगे, बच्चे के बारे में जानेंगे, आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे का फ्रेंड सर्कल क्या है, वो किस तरह के बच्चों के साथ में उठ बैठ रहा है। वो बच्चे पढ़ने वाले हैं या उसको पढ़ाई से दूर करने वाले हैं। उसके सभी दोस्तों की डिटेल अपने पास में रखिए कि कहाँ रहता है, क्या फोन नंबर है, इनके पास सारी डिटेल होती है। पर जब आप इनसे दोस्त की तरह बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, तब आपके साथ में सारी चीज शेयर करेंगे। और एक चीज और बता दूं पहले ही ध्यान रखने वाली, कि जब आप बच्चे से बात कर रहे हैं उसकी कोई जानकारी निकलवा करके उसे डांटना मत, नहीं तो अगली बार वो जानकारी नहीं देगा। आपको जो भी बच्चे के बारे में चीज पता चल रही है, अगर आपको लगता है कि वो गलत है तो आप उससे समझाइए कि बेटा इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए। आप अभी पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तो जो भी कोई ऐसी काम कर रहा है उससे दूर रहिए। समझाना है अपने बच्चे को। अगर आपने बच्चे से कोई ऐसी बात सुन करके उसको डांटना, मारना, धमकाना शुरू कर दिया तो अगली दिन जब आप उसे बात करने के लिए बुलाओगे वो आएगा ही नहीं, और आ भी गया तो चुप बैठेगा, आपके साथ में कोई बात शेयर नहीं करेगा। आपने बच्चे को सही रास्ते पे लाना है, समझा करके लाना है। जबरदस्ती करने पे कोई रास्ते पे नहीं आने वाला। हम स्कूल में डिसिप्लिन बाय फोर्स करें, बच्चा नहीं मानता। 2000 में से रोज के बच्चे ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी तरह का इनडिसिप्लिन करते हैं। अगर फोर्सफुल डिसिप्लिन से इन बच्चों ने बातें माननी होती तो हमें इस पीटीएम की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं 16 अक्टूबर 2025 को विद्यालय में आया था और उसके बाद से बहुत चीजें लागू कर ली, लेकिन अभी तक समय नहीं निकल पाया था कि हाँ भाई मैं पेरेंट्स को बुला के उनसे बात करूं। तो इस सेशन की शुरुआत से ही 16 तारीख से हमने शुरू कर रखा, क्लास वाइज पीटीएम कर रहे हैं। जहां स्ट्रेंथ ज्यादा है एक क्लास को बुलाते हैं, जहां कम है वहां पर जैसे आज 2 क्लासेस बुलाई हुई है, इस तरह से 2 बुला लेते हैं, ताकि इन बच्चों के माँ बाप तक कुछ मैसेज पहुंच सके और कुछ सुधार इनके आप लोगों के परिवार में आ सके। जितना आप अपने बच्चे से बात करेंगे उतना वो आपके साथ खुलेगा, उसकी समस्याएं दूर होंगी और उसके मन में जो भी उसने कुंठा बैठा रखी थी वो निकल जाएगी। और जब आपका दिमाग बिल्कुल फ्री है तो पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। ईयर एंड पे या जब भी परीक्षाएं होंगी आपको यूं नहीं सोचना पड़ेगा पता नहीं क्या नंबर आएंगे। आपका बच्चा कॉन्फिडेंट होगा कि मेरे 20 में से 15 नंबर आएंगे, 20 में से 10 नंबर आएंगे। किसी को ये नहीं सोचना पड़ेगा पता नहीं 7 भी आएंगे या नहीं आएंगे, मैं पास भी होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि आपने अपने घर का माहौल बदल लिया। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसके पूरे परिवार में एका होता है, पूरा परिवार एक साथ मिलकर के चलता है, इसलिए वो बच्चा पढ़ाई कर पाता है। उसको अपने माता पिता से, परिवार से पूरा सपोर्ट मिल रहा होता है, इस कारण से वो बच्चा अच्छी पढ़ाई करता है।
हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बच्चा पढ़ाई में लगा हुआ है, हम उसे सिर्फ कहते रहते हैं पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई कर ले, कहाँ घूम रहा है, पढ़ाई कर ले, लेकिन हम कभी भी परिवार में एक साथ बैठ करके बात नहीं करते। ये हमारा परिवार है जो मैंने बातचीत के लिए बुलाया, और बहुत अच्छा लगा कि कम से कम 10 और 14 पेरेंट्स तो आए। जब तक हमारी मीटिंग खत्म होगी तब तक शायद कुछ और पेरेंट्स भी पहुंच जाएंगे। हाँ, एक तो इधर आ चुके, 15 हो चुके हैं पेरेंट्स, तो जब तक मीटिंग खत्म होगी तब तक और पेरेंट्स आ जाएंगे। आपने, जो लोग नहीं आए या जो लोग लेट आ रहे हैं, आपने ये बातें उन तक पहुंचानी है कि किस तरह से आप अपने परिवार को और बेहतर बना सकते हैं। परिवार बेहतर होगा, बच्चा बेहतर होगा, बच्चे के मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, स्कूल का नाम भी रोशन होगा। हाँ भाई, इस स्कूल का रिजल्ट इतना अच्छा आया। जो भी बच्चा अगली क्लास में जा रहा है वो अपनी मेहनत से बहुत अच्छे नंबरों से पास होकर के जा रहा है। किसी बच्चे को ग्रेस मार्क्स की जरूरत नहीं पड़ रही, वो अपने आप ही इतने नंबर ला रहा है कि ग्रेस की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई बच्चा कंपार्टमेंट में नहीं आ रहा। 8वीं से 9वीं में आए हैं बच्चे, इनके आधे से ज्यादा साथी उसी क्लास में रह गए। ये जो मीटिंग मैं अब ले रहा हूं, अगर पिछले साल भी मैं यहां पर होता शुरू से और वो मीटिंग उस टाइम पे हो जाती, तो शायद इनके जो आधे से ज्यादा साथी पिछली क्लास में रह गए या फिर अभी कंपार्टमेंट की परीक्षा दे रहे हैं। आधे से ज्यादा क्या, यूं समझिए कम से कम 70% बच्चा हमारा 9वीं में आ गया होता। लेकिन पिछले साल मौका नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, कम से कम इस साल सावधान हो जाए कि परिवार ठीक हो जाए, बच्चा पढ़ाई की तरफ आ जाए। और ये तभी होगा जब एज पेरेंट आप अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाएंगे, स्कूल का साथ देंगे। स्कूल आपने आना है हर महीने कम से कम एक बार। आज पहली पीटीएम है इसलिए आपको बुलावा भेजा गया। बुलावा किस चीज का आता है? कोई फंक्शन हो रहा हो कहीं पर, कि कोई शादी ब्याह, तो उसका इनविटेशन भेजा जाता है, क्योंकि आप उस परिवार का हिस्सा नहीं है, इसलिए आपको न्योता दिया गया। यहां आपका बच्चा पढ़ रहा है तो ये जो एफयू परिवार है, आप इसका हिस्सा है। यहां आने के लिए आपको किसी न्योते की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप आइए, अपने आप अपने बच्चे के पेरेंट्स से मिलिए। पेरेंट्स आते हैं, हाँ जी मेरा बच्चे का ये नाम है, सिर्फ क्लास पता होती है, उन्हें सेक्शन भी नहीं पता होता। अपने बच्चे से उसकी क्लास, उसका सेक्शन, उसका रूम नंबर, ये सारी चीजें लिखवा लीजिए। उसके सभी टीचर्स के नाम लिखवा लीजिए, उनके सब्जेक्ट लिखवा लीजिए। जब भी आप स्कूल आए, बच्चे को बिना बताए आना है, ताकि आपको रियल पोजीशन पता चल सके कि हाँ भी मेरा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा था। कल एक पेरेंट आए और कह रहे जी मेरा बच्चा 8वीं में है। 1 घंटे तक वो ढूंढते रहे, बच्चा नहीं मिला। 1 घंटे के बाद में वो बच्चा मिला, पता चला जी 8वीं में है, एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, तो उसका उसने पेपर दे दिया और आकर 9वीं में बैठा हुआ है। पर पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि हाँ जी हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है और वो 8वीं में बैठ रहा है या 9वीं में बैठ रहा है। तो इसलिए आप जब बच्चे से बात करेंगे तब आपको ये चीजें पता चलेगी कि मेरा बच्चा किस क्लास में है, किस सेक्शन में, कौन से कमरे में बैठता है और उसे कौन कौन टीचर पढ़ाता है। ये सारी चीजें लिख लीजिए अपने पास में, ताकि जब आप स्कूल आए तो आपको बच्चे को ढूंढने में दिक्कत ना हो। बच्चे को बिना बताए आइए, आपको पता चलेगा बच्चा स्कूल में भागा दौड़ी कर रहा है, क्लास में आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहा है। जो मैंने कहा, महीने में कम से कम 1 दिन आना है। आप अगर 1 से ज्यादा दिन आना चाहें, बहुत अच्छी बात है। समय निकालिए अपने बच्चों के लिए। जितना अपने बच्चों को समय देंगे, आपका बच्चा उतना उज्जवल भविष्य होगा, आपके बच्चे का उतना अच्छा होगा वो पढ़ाई में। कम से कम 1 बार कहा है, आप हर हफ्ते 1 बार आइए, कोई मनाही नहीं है। बस समय का ध्यान रखिए कि सुबह 9 से 10:30 के बीच में आइए, क्योंकि रिसेस से पहले आकर के मिल लीजिए टीचर से, उसके बाद में ना आए तो बेहतर है। और हर महीने बच्चे की हाजिरी आपने ध्यान रखनी है कि 75% से नीचे ना हो। सीबीएसई की रिक्वायरमेंट है अटेंडेंस 75% होनी चाहिए। अगर किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई भयंकर बीमारी हो जाती है, तो वो छुट्टियां करता है, तो उस केस में आपके पास में एमबीबीएस डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। वहां भी हम आपकी सिर्फ 5% तक मदद कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे। अगर आप बच्चे को घर का पका खाना खिलाएंगे, मौसमी फल और सब्जियां खिलाएंगे, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बच्चों के साथ में आपने फ्रेंडली वो करना है, बच्चों को पढ़ाई के लिए समय देना है,
साथ में ये भी देखना है कि ये सारा दिन बैठे ही ना रहे, थोड़ा बहुत घर के काम में भी इन्वॉल्व कीजिए उसे, क्योंकि सारे दिन किताबों पर रहेगा तो दिमाग तो सारा दिन क्या हालत होगी। थोड़ा बहुत फ्री भी होना चाहिए। जो मैंने कहा परिवार बैठ के बात कीजिए, थोड़ी देर उसका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। उसे थोड़ा बहुत खेलने का या घर के कामों में लगाइए ताकि थोड़ा सा और फ्रेश हो सके। अगर आप जहां रहते हैं वहां आसपास पार्क वगैरह है, सेफ, आप जहां रह रहे हैं एरिया सेफ है, तो ठीक है, बच्चे को पार्क में जाने दीजिए, अपने साथ ही चले ले जाइए उसे पार्क में, क्योंकि खुली हवा में सांस लेना भी जरूरी है। लेकिन कहाँ रहते हैं, वहां के पॉल्यूशन वगैरह क्या सिचुएशन वो आपको मालूम है, इसलिए वो सबके लिए मैंडेटरी नहीं है। जो जो कर सकता है वो करे इस चीज को। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है। बच्चे का काम चेक कीजिए। हाँ, एक चीज रह गई, बच्चे ने स्कूल की नोटबुक तो बना ली, घर जाकर के बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है या नहीं कर रहा, उसका शेड्यूल आपको बनवाना होगा बच्चे के साथ। तो स्कूल में अगर उसके 6 सब्जेक्ट हैं तो घर पर उसे रोज 6 सब्जेक्ट की रिवीजन करनी है। स्कूल में 40 मिनट में जो चीज पढ़ाई गई है, अगर बच्चा उसी दिन घर जाकर के उस चीज को दोबारा से रिवाइज कर लेता है, नोट्स बना लेता है, तो उसे सारी जिंदगी वो चीज याद रहेगी। लेकिन आज पढ़ाया टीचर ने कुछ और बच्चा उसे 1 महीने बाद खोल करके देख रहा है, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज का बच्चा सिर्फ पढ़ता है, लिखता नहीं है। इसे बहुत सारी कॉपियां ला दीजिए, रजिस्टर ला दीजिए, बेटा लिख जितना लिखना है, कॉपी रजिस्टर की कमी नहीं होने दूंगा, पेन की कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन पढ़ाई करो। सेल्फ स्टडी के बिना कोई भी बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। हम सोचते हैं बच्चे को ट्यूशन लगवा दिया, काम पूरा हो गया। अगर बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, क्लास में ध्यान दे रहा है, तो उसे किसी ट्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई की, घर पे उसने सेल्फ स्टडी करी, नोट्स बनाए। ट्यूटर का मुकाबला, ट्यूटर की जरूरत ही नहीं है। ट्यूटर के मुकाबले आपका बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है वो उसे ज्यादा फायदा देगी। ट्यूशन के लिए बच्चा जा रहा, आने जाने में टाइम खराब हो रहा है, दोस्तों के साथ में गप्पे मार रहा है। ट्यूशन में भी जैसे क्लास में 30-35 बच्चे, 40 बच्चे बैठे हैं, वहां भी ऐसे ही बच्चा बैठा हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ। जो समय उसे स्वयं अध्ययन पर देना था, सेल्फ स्टडी पे देना था, वो समय उसका निकल गया। खुद का पढ़ाई करेगा। आपको 10 टीचर्स ने पढ़ा दिया, लेकिन खुद आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, क्या फायदा हुआ उसका? ट्यूशन पे पैसा बर्बाद करने की बजाय उस पैसे को अपने बच्चे की सेहत पे लगाइए, उसे अच्छी चीजें खिलाइए। जितना तेज उसका दिमाग होगा, जितना फिट वो होगा, उतना ही ज्यादा वो एक्टिव होगा। 6 घंटे स्कूल में पढ़ने के बाद भी बच्चा बिल्कुल फ्रेश होगा, घर का सारा काम करवा लीजिए, उसके बाद भी वो एक्टिव बच्चा, वो तंदुरुस्त बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाल लेगा, सेल्फ स्टडी के लिए अपने नोट्स बना लेके टाइम निकाल लेगा। रोज जो पढ़ाया गया उसको उसी दिन रिवाइज करना, उसी दिन उसके नोट्स बनाने हैं। अगर आप अपने बच्चे के साथ में इतना ध्यान देंगे तो क्या आपको लगता है कि वो बच्चा बहुत अच्छे नंबर नहीं ला पाएगा? बताइए, अगर ऐसा करेंगे तो बच्चा नंबर लाएगा नहीं लाएगा? बताइए, लाएगा। तो ये चीज करिए अपने बच्चे के साथ में। अभी हम कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो रोज अपने बच्चे से बिल्कुल फ्री होकर के बात करते हैं? कितने पेरेंट्स हैं जो समय निकालते हैं अपने बच्चों के लिए? सब निकालते हैं। अभी बच्चे से पूछूंगा कि बेटा कितनी देर बैठते हो और क्या क्या बातें होती हैं। आप लोगों के सामने नहीं पूछूंगा, आपके जाने के बाद पूछूंगा, क्योंकि जो बच्चे हमारे पास में आते हैं किसी भी कारण से, जो इनके चेहरे बता रहे हैं उसमें लगता है इनके अंदर बहुत कुछ उधेड़-बुन चल रही है जिसका सॉल्यूशन इन्हें नहीं मिल पा रहा। माता पिता से अच्छा कोई भी गाइडेंस काउंसलर नहीं हो सकता, क्योंकि माता पिता अपने परिवार की स्थिति के हिसाब से बच्चे को गाइड करेंगे। माता पिता ने जो संघर्ष खुद देखा हुआ है, जो संघर्ष उन्होंने खुद झेला हुआ है, उसके हिसाब से अपने बच्चे को गाइड करेंगे। मैं अगर किसी को गाइड कर रहा हूं, मैं मेरी कंडीशन के हिसाब से कर रहा हूं, मुझे नहीं पता सामने वाले की क्या कंडीशन है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि माता पिता ज्यादा अच्छा गाइड करेंगे, और वो तभी हो पाएगा जब आप रोज अपने बच्चों के साथ में बिल्कुल फ्री होकर के बात कर रहे हैं, अपनी दिनचर्या उसको बता रहे हैं, उसकी दिनचर्या सुन रहे हैं।
अपने बच्चे की कॉपी किताब सारी आप रेगुलरली चेक कर रहे हैं, उसकी पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, तब ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। तो ये कुछ बातें मुझे, हाँ एक और चीज रह गई, स्कूल के अंदर कुछ सामान लाना बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है। अगर वो सामान स्कूल में मिल गया किसी बच्चे के पास, तो वो ऐसी चीज, खास तौर पे अगर किसी बच्चे के पास में मोबाइल फोन मिल गया, तो उसे उसी दिन लेकर के तोड़ दिया जाएगा। अगर आपको पता चलता आपके बच्चे का मोबाइल स्कूल में पकड़ा गया, तो स्कूल आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तोड़ करके कूड़े में फेंक दिया गया है। तो अपने बच्चे की, मैंने जो कहा था ना तलाशी लीजिए, वो इसलिए जरूरी है कहीं कोई ऐसी चीज आ तो नहीं गई। कभी बच्चा कहता है जी छोटे भाई ने डाल दिया, गलती से आ गया, माँ बाप भी आके वही दोहराते हैं। तो जिस भी कारण आ गया, अगर मोबाइल फोन तलाशी में पकड़ा गया, तो वो तोड़ दिया जा रहा है, वो वापस नहीं मिल रहा। और अभी तक 2 मोबाइल तोड़े जा चुके हैं। अगर कोई अन्य चीज मिल रही है, तो वो जब्त कर ली जाती है, उसे भी फेंक दिया जाता है कूड़े में। हर क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसके ऊपर पेरेंट्स के मोबाइल नंबर है या बच्चों के मोबाइल नंबर है? सब पेरेंट्स के हैं। बहुत अच्छी बात है। फिर भी जब आप आकर के टीचर से मिल रहे हैं, तो वो मोबाइल नंबर कंफर्म कीजिए, जी इसकी मम्मी का ये फोन नंबर है, पापा का ये फोन नंबर है, दोनों लिखवा दीजिए क्लास टीचर को। और अब उन फोन्स के अंदर ध्यान भी रखना कि हमारे स्मार्ट बच्चे जो हैं, इन्होंने उसके अंदर टीचर का नंबर ब्लॉक तो नहीं कर दिया। बहुत बार ऐसा हुआ है, इवन पेरेंट के सामने खड़ा करके कॉल करी गई, देख लो जी मैं फोन कर रहा हूं, बिजी बता रहा है, क्योंकि आपके फोन में ये मोबाइल नंबर ब्लॉक कर रखा है बच्चे ने। ये इतने स्मार्ट है बच्चे, तो आप लोग भी थोड़ा स्मार्ट बनिए और अपने डिवाइस को खुद चेक कीजिए कि हाँ भाई कहीं टीचर का फोन ब्लॉक तो नहीं किया हुआ मेरे बच्चे ने। जब आप स्कूल आए, वो जो मैंने कहा था पर्ची पे सभी टीचर्स के नाम लिख लीजिए, हर टीचर से मिलना है। जिस टीचर से बच्चा मिलाने में आनाकानी कर रहा है, उससे तो जरूर मिलिए। उस दिन अगर छुट्टी पे, तो अगले दिन दोबारा आइए, क्योंकि वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो कि बच्चा कह रहा है इस टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जहां वो कह रहा है टीचर तो ऐसा ही, इससे मिलके क्या करोगे, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो दाल में काला नहीं है, दाल ही काली है वो वाली। तो उस टीचर को तो आपने जरूर ढूंढ करके मिलना है कि जी क्या बात है, आपसे नहीं मिलवाने दे रहा था, कि नहीं उस टीचर से मिलने की जरूरत नहीं है। वहां आपको पता चलेगा कि बच्चे में क्या कमी थी, या बच्चे का और टीचर का कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि बच्चे में ही कमी मिले, हो सकता है टीचर ने उसको कुछ ऐसी बात कही जो जिस कारण बच्चा वहां नहीं जा रहा। और ये वाली चीज जब आप रोज अपने बच्चे से बात करेंगे, तो अपने आप निकल के सामने आ जाएगी। आप उसे समझा पाओगे कि बेटा कोई बात नहीं, टीचर ने ऐसा कह दिया, आपको इस तरह से ध्यान रखना है, ताकि ऐसी नौबत दोबारा ना आए। लेकिन कभी भी अगर आपने अपने बच्चे से कह दिया, अच्छा टीचर की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की, वहां पर फिर आपका बच्चा आपके काबू से भी बाहर हो गया। बच्चे को रेस्पेक्ट करनी सिखाइए, सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बड़ों की भी, साथ वालों की भी, छोटों की भी। सब इंसान है, सब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करें तो समाज बहुत बढ़िया बन जाएगा। और शुरुआत हमें हमारे घर से करनी होगी। कभी भी अपने बच्चे के सामने कुछ ऐसे वर्ड्स मत बोलिए किसी के लिए भी कि वो बच्चा गलत बातें सीख करके समाज में उन्हीं चीजों को दोहराए। एज ह्यूमन बीइंग हमारी आदत है, कुछ भी हमें पता चलता है, अच्छा उसने कैसे कह दिया, सीधा रिएक्शन निकलता है, मैं देखता हूं उसने कैसे कर दिया काम, उसने कैसे कह दिया। जिस वक्त आपने किसी भी कारण से किसी के लिए भी ये बात अपने बच्चे के सामने कह दी, वो बच्चा उस व्यक्ति की कभी भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। तो वो रेस्पेक्ट करने की आदत पेरेंट ने डालनी है, बच्चे में अपने आप नहीं आ रही। हम जो व्यवहार कर रहे हैं, बच्चा वही व्यवहार दोहरा रहा है। बच्चों की स्मार्टनेस को आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ में मिला करके उसे और स्मार्ट बनाना है। खुद भी हमें ध्यान रखना है कि हम क्या आचरण कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ताकि बच्चा भी वही अच्छे आचरण को अपनाए। तो मोबाइल नहीं लाना, टीचर के पास में मोबाइल नंबर चेक कर लीजिए, आपका ही है किसी और का नहीं है।
ताकि कभी इमरजेंसी में अगर बात करनी पड़े तो टीचर आपसे कांटेक्ट कर सके। ये कुछ चीजें थी जो मुझे पेरेंट्स के साथ में शेयर करनी थी, ताकि आपका परिवार भी अच्छा हो सके और ये जो आपका बड़ा परिवार है, एफयू परिवार, ये भी और बेहतर हो सके। इसलिए आज आप लोगों का समय लिया कि आपसे कुछ छोटे ग्रुप में आपसे आमने सामने बात की जा सके। अब मैं टीचर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी कुछ बातें शेयर करें। सभी को नमस्कार। वैसे तो सर ने सभी बातें डिस्कस कर ली हैं, मैं एक दो बातें बोलना चाहूंगी। एक तो होमवर्क से रिलेटेड कि जो बच्चा स्कूल में करके आया है और जो होमवर्क उसे मिला है वो उसका पेरेंट्स रोज चेक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहने के बावजूद भी काम पूरा कर कर नहीं आते हैं, उसमें टाइम लेते हैं। जो 2 दिन का उन्हें टाइम मिला है उसकी बजाय वो 4 या 5 दिन में उसको कंप्लीट करते हैं, तो हमारा सिलेबस डिले होता जाता है। इस बात पर पेरेंट्स जरूर ध्यान दें कि उनकी कॉपीज रोज चेक करें कि बच्चे ने काम पूरा किया है या क्या होमवर्क उसे मिला है। ग्रुप पे भी शेयर किया जाता है कि उनको क्या काम करके आना है। अभी थोड़ी बुक्स की चल रही है कि बुक्स नहीं आई है 9th क्लास की, तो उस वजह से हम ज्यादातर चीजें ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं। बुक्स के PDF भी हमने शेयर करे हैं, बच्चा वहां से अभी पढ़ सकता है जब तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं बहुत ध्यान से ये चीज कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, जो काम उसे मिला है वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक मैं बच्चों के बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि जो आपस में कई बार बच्चे क्लास में मिसबिहेव एक दूसरे के साथ करते हैं। स्कूल में तो बच्चों को समझाया ही जाता है, पर थोड़ी सी पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी बनती है, थोड़ी नहीं पूरी ही बनती है, कि वो बच्चे को चेक करें कि कहाँ पर बच्चा क्या शब्द यूज कर रहा है, या आस पड़ोस में या घर में जिनके साथ खेल रहा है, बाहर खेल रहा है, वो क्या शब्द नए यूज कर रहा है, वो उसके लिए सही है या नहीं है। क्योंकि उन्हीं शब्दों का प्रयोग वो फिर स्कूल में आकर भी एक दूसरे के साथ करते हैं जो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से गलत चीजें सीखते भी हैं और फिर उनको अपनी लाइफ में लेकर भी आते हैं। तो अच्छी बातें सीखकर अगर शेयर कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गलत चीजें सीखकर वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं तो वो चीज ठीक नहीं है। और हमारे बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, अगर हम उन पर ध्यान देते हैं तो हमें क्लियरली पता चल जाता है कि वो कहाँ पर क्या चेंज उसमें नजर आ रहा है, कहाँ वो गलत बोल रहा है, कहाँ वो सही बोल रहा है। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्लास में बहुत आती है, एक दूसरे को इस तरह से जब बच्चे बोलते हैं, एक दूसरे की शिकायत भी करते हैं, हम समझाते भी हैं, डांटते भी हैं, लेकिन मुझे कहीं ये नजर आता है कि वो चीजें पीछे से कंप्लीटली खत्म नहीं हो रही हैं। ये बच्चे मेरे साथ जो 9th A में है, 6th A से मेरे साथ है, कुछ बच्चों में चेंज आया है। समझाने के बाद मैंने उनके पेरेंट्स से भी बात करी और बच्चों से भी बात करी, लेकिन फिर भी ये चीजें कहीं ना कहीं अभी हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी कि अभिभावक इसमें पूरा योगदान देंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट जो होती है उसमें पेरेंट्स, टीचर और सोसाइटी तीनों का हाथ होता है। तो नई जनरेशन को बहुत कुछ अच्छा करना है, तो उसमें हम सभी एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी ये चीजें आगे बढ़ पाएंगी। थैंक यू। नमस्कार। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें एक साथ कह दी गई हैं, बस एक और बात जोड़ देता हूँ उसमें कि अनुभव से कह रहा हूँ कि एक तो कक्षा 8 के बाद कक्षा 9 की पढ़ाई थोड़ी अलग हो जाती है ना। कक्षा 8 तक सवाल जो क्लास में समझाए जा रहे हैं उसी से मिलते जुलते सवाल आते हैं। क्लास 9 में थोड़ा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। जैसे क्लास 9 और क्लास 11 ये टर्निंग पॉइंट होते हैं, है ना। तो 8वीं में आप कम पेरेंट्स हैं, लेकिन फिर भी ये बता दे रहा हूँ कि गणित में ओवरऑल चाहे 8वीं A की बात की जाए या 9th A की बात की जाए, बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। बच्चे पास हो गए हैं, अगली क्लास में आ गए हैं, है ना। लेकिन जितनी हम उम्मीद करते हैं, जितना बच्चा होना चाहिए, जितना अच्छा करना चाहिए, और ये 2 विषय ऐसे हैं खासकर गणित और विज्ञान और इंग्लिश। मतलब जब हम लोग पिछले 10, 12, 15 सालों से मैं रिजल्ट देख रहा हूँ, बच्चा
और विषयों में फिर भी थोड़ा बहुत ठीक कर लेता है। इन विषयों की एक दिक्कत ये मान सकते हैं आप, दिक्कत क्या, ये जरूरत भी है कि पुरानी क्लासेस का मैथमेटिक्स, पुरानी क्लासेस की साइंस उन्हें अगर नहीं आती है तो अगली क्लासेस में उन्हें पढ़ने में दिक्कत होगी। हिंदी में एक बार थोड़ा सा चल जाता है कि अगर पिछले पार्ट उसने नहीं भी करे, इस बार ठीक से पढ़ेगा तो जल्दी कवर अप कर लेगा। हालांकि हर विषय की अपनी इंपॉर्टेंस है, पर गणित की तो ये खास मजबूरी है। आप मानिए कि 9th बी में जो सर बता रहे थे कि 26 बच्चे अभी अगली क्लास में गए, 49 में से 23 हैं जो अभी री एग्जाम दे रहे हैं, और उन 23 में से लगभग 17 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ गणित में एग्जाम दे रहे हैं, और उन 17 में से 6 बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल गणित की वजह से ही फेल हुए हैं और फिर गणित में एग्जाम दे रहे हैं, और उनमें से 3 या 4 बच्चे तो मैं ऐसे जान रहा हूँ जो मतलब कभी कभी आ जाते थे 2 बजे के बाद भी पढ़ने के लिए, जैसे 2 से 2:30 बजे हम लोग यहाँ रहते हैं। बट ये है कि एक बड़ी कमी जो रही वो घर पे जाके कोई काम नहीं करते थे। अब या तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता था घर पे कैसे डील करना है, तो ये चीज मेरे से शेयर भी नहीं करते थे। बच्चे बैठे हुए 8th वीक के, मैं कोशिश करता हूँ कि ये शेयरिंग हो और ये काम करें। तो आप लोगों से अनुरोध है, गणित और विज्ञान विषय को तो खासकर, हालांकि सभी विषय इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी रिजल्ट के आधार पर इन 2 विषय और फिर तीसरा अंग्रेजी इंग्लिश हो जाता है, इन पर तो जरूर ध्यान दें बच्चों के। अगर आप उनकी कॉपियां देखें, काम नहीं हो रहा है, तो उनके कंसर्न अध्यापक, मतलब मुझे या जैसे मैम साइंस की हैं, आप उनसे कोई फोन करेंगे, मैम ये होमवर्क नहीं मिल रहा है क्या, काम नहीं कर रहे हैं क्या। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है कि कहीं टीचर को बुरा लगेगा। अगर कई बार ऐसा होता है कि टीचर काम दे रहे हैं, बच्चा नहीं लिख रहा है, नोट नहीं कर रहा है। अब टीचर कई बार होता है कि टाइम नहीं होता है, तो हर एक बच्चे ने होमवर्क नोट किया नहीं किया, ये एक्सपेक्ट करता है कि क्लास 9 में बच्चा अपने आप होमवर्क नोट कर रहा होगा। हाँ, फिर चेक करने के टाइम पे अब मैं चेक करता हूँ, अब मैं खड़ा कर देता हूँ, पूछ लेता हूँ क्या किया, है ना। गुस्सा आता है, मगर फिर वही लगता है कि मार के पीट के कोई फायदा है नहीं। ये आदत में सुधार का मसला है। रोज टोकूंगा मैं, रोज टोकेंगे पेरेंट्स, तो बच्चा अपने आप ही रिदम में आ जाएगा और मतलब चीजें चल जाएंगी। तो इन विषयों का जरूर ध्यान रखें, और अगर किसी की मदद ले रहे हैं आप इन विषयों में, मान लीजिए ट्यूशन पढ़ा रहे हैं या कोई और बड़ा भाई या दीदी पढ़ा रही है, उनसे जरूर बातचीत करते रहे इन विषयों के बारे में, क्योंकि यही सबसे बड़े रोड ब्लॉक बन जाते हैं बच्चे के पास होने के, अच्छे अंक लाने के संदर्भ में। और बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, क्योंकि कोई भी विषय कठिन नहीं है बिल्कुल भी। मतलब ऐसा नहीं है कि गणित में अच्छे अंक लाना मुश्किल है, बस गणित की एक यही चीज है कि पुराने कॉन्सेप्ट जरूरी है। तो सभी लोग विज्ञान और गणित और अंग्रेजी, इन पर तो और ज्यादा विशेष ध्यान दें। इनके अध्यापकों से लगातार बातचीत करते रहें, क्योंकि यही विषय ऐसे हैं, अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। ऐसे तो किसी को गणित आसान भी लगता है, जो बच्चे आराम से पढ़ लेते हैं, समझ आ जाता है उन्हें। तो अनुभव के आधार पर, रिजल्ट के आधार पर, इन्हीं की वजह से सबसे ज्यादा बच्चों का नुकसान होता है। बताइए, 5 सब्जेक्ट में बच्चा पास है, एक विषय में पास नहीं हो पाया तो पूरा साल खराब, है ना। तो ऐसा ना हो, तो इन विषयों का जरूर ध्यान दें, और बच्चों को बोलें अगर कोई चीज अध्यापक समझ नहीं आ रही है तो अपने अध्यापक से फ्रीली बोलें, नहीं हमें इसी काम के लिए तो हम लोग यहाँ पर हैं। अब मैं बच्चों को बिल्कुल समझाता हूँ, और बिल्कुल खालिश रूप से समझाता हूँ कि हमें इतनी बड़ी सैलरी, इतनी मोटी सैलरी सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिलती है कि हम आप बच्चों के साथ उस विषय को ठीक से डील कर सकें जो हमें पढ़ाने के लिए मिला है। तो और आप लोग भी इनके अंदर ये कॉन्फिडेंस दीजिए, और जरूर टच में रहिए बच्चों के। बाकी ये सर ने बिल्कुल सही कहा कि ये वंस इन अ वाइल का मसला नहीं है कि एक बार मिल लिए और साल भर आराम हो गया। थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करिए, रोज एक बार जरूर टोक दीजिए, एक बार जरूर बैठ जाइए उनके साथ थोड़ी देर। वाकई में ये जो चेंज है ना, ये कितना ही कूट लो बच्चों को, सो कॉल्ड जो सोचते हैं कि सर जी मार लो इसे, जितना मतलब आते हैं पेरेंट्स मेरे पास भी, सर जी हमसे तो नहीं देख रहा, आप उसे सीधा कर दो। ऐसे सीधा होता नहीं है बच्चा, है ना। हाँ, लेकिन रोज का आपका साथ उसको डेफिनेटली एक पॉजिटिव दिशा देगा हर तरह से, उसके सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी, उसके बिहेवियर के हिसाब से भी, और उसकी वैल्यूज, अच्छी वैल्यूज के हिसाब से भी वो चेंज देगा। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसी जगह से आते हैं जहाँ के आसपास का माहौल कई बार ठीक नहीं होता है, तो और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। आप में से बहुत सारे पेरेंट्स, मतलब मेल्स या ऐसे होंगे जो रात को लेट आते होंगे या कुछ करते होंगे, लेकिन फिर भी अगर रात को लेट आ रहे हैं तो सुबह थोड़ा टाइम निकाल लें बच्चों से बात करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम रोज देते हैं, 10-15-20 मिनट कम से कम। और हमें लगता है कि अरे यार आज तो छोड़ दिया, कल दे देंगे, कल नहीं तो यार चलो एक दिन आएगा, वो भरे बैठे रहते हैं, मतलब
कहीं ना कहीं किसी न कोई घर की प्रॉब्लम से, ऑफिस की प्रॉब्लम से, और वो जो जितना भी भरा हुआ मसला है वो कभी ना कभी एक दिन में निकलता है। एक दिन में लगता है कि हम इन्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे, तो वो वायलेंस और आतंक के रूप में निकलता है और बच्चा कठोर हो जाता है, मतलब माता पिता को लेकर, समाज को लेकर। तो धीरे धीरे डोज दें, धीरे धीरे उन्हें समझाएं, धीरे धीरे उनसे बात करें, वो ज्यादा कारगर है रेदर देन हम एक ही दिन में उठा के, इस दिन जैसे आज हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मोटिवेटेड हो जाए और घर जाके आज ठीक ही कर देंगे हम इन्हें एक ही दिन में ही, है ना। तो वो भी खतरनाक है। लेकिन जरूर रोज रोज का जो मसला है ना वो बहुत ही सुंदर है। सर ने बहुत बढ़िया बोला कि रोज थोड़ा 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 करके बूंद बूंद से आप सागर बना देंगे, है ना। तो इन विषयों का जरूर ध्यान रखें और बाकी लगातार टच में रहें, और मतलब ये साथ से इन बच्चों का डेफिनेटली पॉजिटिव बेनिफिट होगा। धन्यवाद सर। जो बातें दोनों टीचर्स ने कही वहां भी सॉल्यूशन यही निकल के आता है कि आप अपने बच्चे से रोज बात कीजिए और उसको ज्यादा से ज्यादा कॉपी और रजिस्टर दे दीजिए और उस पर चेक रखिए कि वो सभी कॉपी रजिस्टर्स में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसा सर ने तो अपनी सेक्शन का पूरा मैथ का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस दे दिया कि इतने बच्चे रह गए जिसमें से इतने बच्चे मैथ में रह गए, इतने दूसरी बारी रह गए। जब इतने डिटेल टीचर के पास में है, टीचर इतना ध्यान रख रहा है बच्चों का, यानी कि पेरेंट्स के कोऑपरेशन की कमी है। अगर इतने मेहनती शिक्षकों के साथ में परिवार का साथ मिल जाए तो बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए मैं फिर कहूंगा अपने बच्चे से रोज बात करने का समय निकालिए, रोज समय निकालिए कि आप उसके कॉपी रजिस्टर चेक कर सकें। डेली बेसिस पे ये चेकिंग बहुत जरूरी है। टीचर के पास में इतने सारे बच्चे हैं और सिर्फ एक सेक्शन नहीं है, उसके पास में 5, 6, 7 तक सेक्शन है, तो टीचर हर बच्चे को रोज चेक नहीं कर सकता। आपके पास में अपने बच्चे हैं 1, 2, 3 जितने भी, उन पे आप चेक रख सकते हैं डेली। तो इसलिए पेरेंट्स का बच्चे के ऊपर निगाह रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, उससे रोज बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। जो बच्चा नहीं कर पा रहा उसको क्या समस्या है, जब आप उससे बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे को किस तरह की मदद की जरूरत है। थोड़ा सा इन्हें हैंड होल्डिंग चाहिए और ये बच्चे उस चीज को कर जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको अपना समय देना होगा। तो आप सब, मैं उम्मीद करता हूं जितने पेरेंट्स आए हैं ये खुद भी ध्यान रखेंगे और दूसरों को भी बताएंगे कि महीने में कम से कम एक बार बच्चे के सभी टीचर से मिलिए, रोज बच्चे से बात कीजिए, रोज उसकी सारी कॉपी और रजिस्टर चेक कीजिए, उसके नोट्स वाला रजिस्टर भी चेक कीजिए कि बच्चा डेली बेसिस पे जो काम दिया जा रहा है वो कर रहा नहीं कर रहा। मैडम ने जैसे होमवर्क के लिए कहा था, अगर आप रोज बच्चे की कॉपी चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा इसने होमवर्क पूरा किया नहीं किया। मैडम ने तो ये भी बताया कि क्लास के ग्रुप के ऊपर भी मैडम होमवर्क शेयर करती हैं, यानी बच्चे को अगर क्लास में नोट करने का टाइम नहीं मिला, भूल गया वो नोट करना, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पता चल रहा है कि क्या होमवर्क करना है। तो एज पेरेंट आप लोग भी देख रहे हो, पूछ लो भाई ये काम आया हुआ तुमने किया नहीं किया, चल अब मैं साथ बैठता हूँ कर इसको। भले ही आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन आप बच्चे से कहेंगे ना मैं साथ बैठता हूँ चलकर, मैं भी देखता हूँ कैसे पढ़ाई होती है, मैं भी पढ़ना सीखूंगी, मैं भी पढ़ना सीखूंगा। तो ये आप बच्चे के साथ बैठ करके सीखिए और उसे भी मोटिवेट कीजिए पढ़ने के लिए। तो ये तो कुछ बातें थी जो स्कूल की तरफ से हमें कहनी थी। अगर एज पेरेंट आपका कुछ और समस्या है या कोई और सुझाव है तो आप लोग अपनी बात कह सकते हैं। कोई पेरेंट कुछ कहना चाहता है? ये बात सर ने बहुत अच्छी कही कि अगर हम अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे ना। मेरे 2 बच्चे पढ़ चुके हैं स्कूल में, एक ये है, एक 12th पास कर चुका है बिना ट्यूशन के उसने 12th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे, जिसमें कि बीच में मैं बीमार भी पड़ गई थी। घर की स्थिति, मतलब वो मेरे को भी देखता था, घर का भी करता था, लेकिन उसकी मैडम थी रजनी राजपाल मैडम, भारती मल्होत्रा मैडम, मैं जब भी आती थी ना कहते थे आप आदित्य की मम्मी हो, बहुत अच्छा बच्चा, इसी स्कूल में पढ़ के गया। और ये बच्चा भी, ये सभी बताएंगे कैसा है, थोड़ा नोटी है लेकिन फिर भी ठीक है, ये इतना उसके बराबर में ठीक है। लेकिन मेरा बड़ा बेटा इसी स्कूल से पढ़ के गया बिना ट्यूशन के,
ट्वेल्थ में, और अब भी एसएससी की तैयारी कर रहा है बिना किसी कोचिंग के, बिना उसके, क्योंकि यहाँ के टीचर जो है ना बहुत अच्छे हैं। वो अब एसएससी की कोचिंग ले रहा है सर, लेकिन बिना उसके अब घर में ही पढ़ के कहेगा मम्मी पापा मुझे जरूरत नहीं है। उसका जो बेस होता है ना वो बन चुका है, अच्छा बेस बन चुका है स्कूल में पढ़ के। और इसीलिए हमारे जो मेरे बड़े भाई साहब के भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं वो भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो ये सर ने बहुत अच्छी बात है, अगर हम थोड़ा थोड़ा समय निकाल के देंगे ना बच्चों को तो वो बच्चे पता नहीं क्या कर जाएंगे। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। जैसे मैडम ने बताया कि 11th 12th यहीं से कर लेते हैं, लेकिन मेरी बेटी भी अभी 12th क्लियर कर चुकी है 2 साल पहले, और 85% 90% से शायद मैम पता भी होगा, अंजलि नाम से थी, बहुत अच्छा मार्क्स लाती थी। बस एक ही उसके कारण हमें भी नॉलेज है इस चीज का, क्योंकि उसके टाइम में ही सीयूटी का आया था रोल। पहले तो होता था कि जो भी स्कूल का जो मार्क्स उसकी वजह से एडमिशन होता था, वहाँ पे थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ गई बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि जो भी 11th या 12th में जो बच्चे जा रहे हैं उनको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पहले से बाहर से करवाए। बस ये जानना चाहता था मैं। सर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो सर ने बात की कॉलेज एडमिशन के लिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, तो उसके लिए तो बिल्कुल बहुत ही निचले लेवल पे कहिए कि बिल्कुल शुरुआती लेवल की जो बेसिक नॉलेज है वो स्कूल में मिल सकती है, क्योंकि अभी स्कूल में इतने कंप्यूटर्स नहीं है कि हर बच्चे को दिए जाते। हालांकि अभी काम चल रहा है हमारा, एक लैब में हमारे कंप्यूटर्स शायद इसी महीने में नहीं तो छुट्टियों तक कंप्लीट हो जाएगा 40 कंप्यूटर का काम। और एक और लैब है जिसमें हमने हमारे स्कूल के बाकी जो पुराने कंप्यूटर्स हैं उन सबको ठीक करवा करके रेडी करवा रहे हैं, तो वहां पर भी शायद 5 से 6 कंप्यूटर हमारे रेडी हो जाएंगे। लेकिन स्टिल क्योंकि स्कूल में 2000 बच्चा है तो हर किसी को हम वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी दे पाए उसकी मैं गारंटी नहीं देता। लेकिन जो बच्चा 11वीं 12वीं में वो सब्जेक्ट ले रहा है आईटी या वेब एप्लीकेशन, इतनी फैसिलिटीज स्कूल में हो गई है कि उन सब बच्चों को वो फैसिलिटी मिल सके, उनको कंप्यूटर अच्छी तरह से सिखाया जा सके। 11th 12th में ना सब्जेक्ट्स ऐसे हो जाते हैं कि करिकुलम इस तरीके से है कि जो लिमिटेड पीरियड्स हैं उनमें काम कराया जाता है। लेकिन मैं क्योंकि मैथ्स का टीचर हूँ, लेकिन कंप्यूटर्स में थोड़ा सा मेरा पीएचडी का काम कंप्यूटर्स में ही है, तो यहाँ मैं बता सकता हूँ कि कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक 4 किताबें हैं हमारे पास कंप्यूटर्स की। हाँ, मैं एक बार पूरी कर दूं बात अपनी। 4 किताबें हैं और हमारे टीचर्स हफ्ते में 1 या 2 पीरियड कंप्यूटर के जिन जिन क्लासेस में है वो इतना कंटेंट है कि बेसिक कंटेंट कवर हो जाता है उसमें। मगर दिक्कत वाकई में कहाँ आती है कि 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में एक बड़ा तबका ऐसा है जिसका ये कंप्यूटर का पीरियड करिकुलम में तो नहीं है, तो वो छूट जाता है। तो जैसे जो बच्चे कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, जो बच्चे आईटी एडिशनल सब्जेक्ट लेते हैं, उनको मदद मिल जाती है, लेकिन 2 या 3 सेक्शंस ऐसे हैं जो बिल्कुल छूट जाते हैं। तो हाँ, ये है कि 2 साल फिर वो उस तरीके से कंप्यूटर नहीं पढ़ पाते। लेकिन अगर 10वीं तक जो 4 किताबें हैं वो अगर, और टीचर आप देखिए कभी भी दोनों, कम से कम मैं 2 टीचर्स इत्तेफाक से मेरे सामने कई बार मैं निकलते पढ़ते देखता हूँ जो पढ़ाते हैं, अगर उतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थ्योरी के रूप में भी बच्चे याद कर लें तो काफी मदद मिल सकती है। बाकी जैसे सर ने बताया कि सरकार भी, क्योंकि सीयूटी अभी आने वाले 4 5 6 साल का फिनोमिना है ना, तो धीरे धीरे अब जैसे आपने डिमांड करी है तो धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है कि हाँ यार ये भी एक करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। तो डेफिनेटली और पेरेंट्स जैसे हम भी अभी फीडबैक देंगे कि 11th 12th में कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए कि जो सीयूटी में एग्जाम आ रहा है उसकी तैयारी में मदद मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले तो सीधा कॉलेज में चले जाते थे। तो ये कंसर्न है और कुछ कोशिश हो भी रही है, बट हाँ मतलब हम लोग भी इसको मुझे लगता है ध्यान रखेंगे। लेकिन फिर से बोल रहा हूँ 9 10th के बच्चे भी इस चीज का ध्यान दें जिनका कंप्यूटर के पीरियड होते हैं, हफ्ते में 2 ही होते हैं क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। तो उसमें अगर जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है उसको ध्यान से सुन लें, उसके नोट्स बना लें। उतने बेसिक से ज्यादा मतलब मैंने एग्जाम्स में देखा नहीं है कि कोई बहुत हाईली टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के आते हैं, मगर डेफिनेटली उसके लिए प्रैक्टिकल की जरूरत होती है। तो वो रिसोर्सेज धीरे धीरे स्कूल डेवलप कर रहा है, जैसे बताया अभी 40 कंप्यूटर्स जुड़ेंगे तो शायद और मदद मिले। और बाकी ये सजेशन अच्छा है आपका, जरूर ध्यान रखेंगे। मैं जब पुराने स्कूल में था तो वहां पर हमने स्कूल में अरेंजमेंट किया था बच्चों को सीयूटी एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए,
हालांकि हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे, हर टीचर को टैब मिला हुआ है, हमने लाइब्रेरी के अंदर वो टैब रखवा दिए थे कि बच्चे आए और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो मैंने मेरे पुराने स्कूल में ये काम किया था। यहाँ पर भी जैसा भी सर से पता चला कि हाँ भी बच्चों को सीयूईटी एग्जाम की गाइडेंस भी प्रॉपर नहीं मिली, तो इस साल जब सीयूईटी का आएगा काम, तो उस टाइम पे यहाँ पर भी वो अरेंजमेंट हम करेंगे कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस दें। क्योंकि मैंने मेरे पुराने स्कूल में सेटअप कर रखा था कि बच्चों को सीयूईटी के लिए फॉर्म भी भरवाना है। एक एक क्लास टीचर हर बच्चे के पेरेंट्स से बात करके सीयूईटी का फॉर्म भरवाता था, और उसके बाद में जो बच्चा कहता था जी मुझे सीयूईटी एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, तो उसके लिए भी अरेंजमेंट किया हुआ था कि स्कूल की लाइब्रेरी में बच्चा आकर के टैब हमारे टीचर्स के वहां रखवाए हुए थे कि वो उसके ऊपर बैठ करके प्रैक्टिस करें। नहीं तो सीयूईटी की प्रैक्टिस के लिए हमने ये भी कह दिया था, बेटा आपको प्रैक्टिस के लिए आना है, आप अपना डिवाइस लेकर के आओ जिसमें इंटरनेट चल रहा हो, और स्कूल में आपको टीचर हेल्प करेगा, आप उस तरह से बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। तो बच्चे अपना डिवाइस लेकर के आते थे और लाइब्रेरी में भी वो डिवाइस उनका रखा रहता था। वहां पे जितनी देर वो सीयूईटी की प्रैक्टिस करते थे, टीचर उनके वहां मौजूद हो जाता, और फिर वो अपने डिवाइस को वहीं लाइब्रेरी में छोड़ करके अपनी क्लास में चले जाते थे और छुट्टी के वक्त उस डिवाइस को वापस ले लेते थे। तो ये अरेंजमेंट मैंने मेरे पिछले स्कूल में किया हुआ था। यहाँ पर भी अगर ये समस्या आ रही है, बच्चों को नहीं पता है कि कैसे तैयारी करनी है, तो ये अरेंजमेंट यहाँ भी हो जाएगा ताकि बच्चों को ये सीयूईटी वाली समस्या ना आए। और एक और चीज अब जो स्कूल में हो गई है, शायद बच्चों ने बताया हो, हमारे स्कूल में 22 कमरों में स्मार्ट बोर्ड्स लग गए हैं। सर तो हमारी एसएमसी में भी है, पिछली मीटिंग में बात हुई थी कि हाँ भी पूरे स्कूल में हर रूम के अंदर हम कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन करेंगे ताकि ये सारे स्मार्ट बोर्ड्स का इस्तेमाल प्रॉपरली किया जा सके। बस वो रुका हुआ इसलिए कि इनके अंदर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का काम होना है। कल किसी दूसरे स्कूल में काम हो रहा था, शायद आज वो यहाँ पर आएंगे, तो एक दो दिन में हमारे इन स्मार्ट बोर्ड्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, तो उसके बाद में मैं वो इंटरनेट वाला काम भी शुरू करूंगा ताकि बच्चे अपने क्लासरूम के अंदर ही टीचर की मदद से, क्योंकि जो स्मार्ट बोर्ड है ऐसा बोर्ड है इसे आप कंप्यूटर ही समझ लीजिए, तो हर सब्जेक्ट टीचर जब इसका इस्तेमाल करेगा तो बच्चों को और पता चलेगा कि कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्या क्या हम उसको पढ़ाई में काम में ले सकते हैं। और इवन स्मार्ट बोर्ड की मदद से हम क्लास के अंदर ही बच्चों को सीयूईटी की ट्रेनिंग भी पूरी की पूरी क्लास को एक साथ दे पाएंगे। तो इन सारी चीजों पे काम चल रहा है, और जो चीजें पूरे स्कूल के लेवल पे नहीं हो पाएंगी उसको हम छोटे लेवल पर भी अरेंज करवा दें। हमारे पास में डेडिकेटेड स्टाफ है, इतने मतलब सर को तो मैं देखता हूँ, सर कहते हैं सर मैं असेंबली टाइम में 0 पीरियड लूंगा, मतलब बिल्कुल लीजिए। सर मैं 2 बजे के बाद में एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, मैं कहता हूँ बिल्कुल लीजिए। मुझे 0 पीरियड का टाइम टेबल या रेमेडियल का टाइम टेबल बनाने से पहले ही टीचर्स आ जाते हैं, सर मुझे इस क्लास को इस टाइम पे पढ़ाना है, मुझे इस क्लास को इस टाइम पे पढ़ाना है। तो टीचर्स खुद बच्चों के लिए पेन लेते हैं, खुद ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई बच्चा कुछ सीख ले। वहां जो थोड़ी सी कमी रह जाती है पेरेंट्स की, तो वो आप लोग पूरी कीजिए। एज पेरेंट आप बच्चे को पूरा सपोर्ट कीजिए। जब बच्चे को स्कूल के बाद रोका जाता है तो बच्चे को रुकने दीजिए। जब हम कहते हैं क्लास चलेगी 3 बजे तक, पेरेंट्स आते हैं जी बच्चा घर कैसे जाएगा, उसकी वैन है, ये है वो है, और उसको स्कूल के बाद रुकने नहीं देते। तो यहाँ पर पेरेंट्स के कॉपरेशन चाहिए कि अगर स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास हो रही है 2 बजे से 3 बजे तक या 3:30 बजे तक, तो आप बच्चे को क्लास खत्म होने के बाद में खुद स्कूल से ले जाने का अरेंजमेंट कीजिए, लेकिन उसे उस एक्स्ट्रा क्लास में आने से रोकिए मत। अगर सुबह कोई टीचर क्लास ले रहा है तो बच्चे को जल्दी स्कूल पहुंचाने का अरेंजमेंट कीजिए। ये कॉपरेशन हमें पेरेंट्स से चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। पिछले साल नवंबर दिसंबर में पॉल्यूशन के कारण छुट्टियां हुई थी 8वीं क्लास तक की। सारे टीचर्स स्कूल आते थे और उन्होंने मोटिवेट किया भाई जितने ज्यादा बच्चे स्कूल में आ जाए बेहतर है, क्योंकि हाइब्रिड मोड के नाम पे बच्चा घर पे कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा। भले ही आपने उसको डिवाइस दे दिया हो, आप घर से चले गए, उसने उस डिवाइस का इस्तेमाल किसी और काम में किया, पढ़ाई के लिए नहीं किया। जिस भी पेरेंट ने अपने बच्चे को मोबाइल दिया हुआ है वो मोबाइल उससे ले लीजिए कि किताबों से पढ़ाई कर। लेकिन आजकल जैसे आपकी किताबें नहीं आई है, तो अपने सामने बच्चे के देखिए कि बच्चा क्या कर रहा है। सिर्फ वो उस पर पढ़ाई का काम कर रहा है, कुछ और कर रहा है। इसमें बहुत पता नहीं क्या क्या मोबाइल के अंदर। अब वो आपके और आपके बच्चे के ऊपर है कि उसका किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां रील्स में घुस गए वहां पढ़ाई खत्म हो गई। उस बच्चे का पढ़ाई की तरफ मन लगेगा ही नहीं, क्योंकि रील्स इतनी लुभावनी होती है कि बच्चा उसी में खो के रह जाता है।
वो अपनी हकीकत की दुनिया को छोड़ करके उस रील्स वाली दुनिया में चले जाता है जो कि उसे बहुत अच्छी लगती है, फिर वो उसी के सपने लेता रहता है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसलिए बच्चे को मोबाइल यूज करने दीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए। अगर वो उसके ऊपर बैठ करके रील्स देख रहा है तो उससे मोबाइल ले लीजिए। सोशल मीडिया बहुत कुछ अवेलेबल है, अगर उस सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप केवल अपनी पढ़ाई के लिए, अपने ज्ञान के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर किसी और चीज के लिए कर रहे हैं तो मोबाइल से खराब चीज कोई नहीं है। पढ़ाई के अलावा अगर कुछ और कर रहा है तो उससे मोबाइल ले लीजिए, कंप्यूटर की दुकान पे जाइए, वहां से उस पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल के दे दीजिए कि मोबाइल नहीं मिलेगा, इसलिए किताबें होगी तेरी, इसमें से पढ़ाई कर। और उम्मीद करते हैं जल्द ही किताबें मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी ताकि हर बच्चा किताबें खरीद सके। तब तक आप लोगों को इसी तरह काम चलाना होगा। एक पेरेंट कुछ कह रहे थे। हमारे पास पूरे साल में एक बार भी केमिस्ट्री के सर आई नहीं पढ़ाने के लिए। सर 11th क्लास में केमिस्ट्री की मैडम है कनिष्का मैडम, और नवंबर तक वो स्कूल आती, अक्टूबर तक वो रेगुलर स्कूल आई है, उसके बाद वो मैटरनिटी लीव पे चली गई थी। नहीं, अगर ऐसा कह रहा है तो अक्टूबर के बाद का तो मुझे कंफर्म है। 16 अक्टूबर के बाद जब क्लासेस शुरू हुई है, टीचर क्लास में जाती थी, फिर जब वो मैटरनिटी लीव पे गई है तब छुट्टी पे गई है, और मैटरनिटी लीव से वो जनवरी में 15 या 20 जनवरी के आसपास वापस आ गई थी। साइंस के बच्चों से मेरी एक शिकायत है कि बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आते। वो मुझे टीचर्स जो बताते हैं, मैं वो बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि इर्रेगुलर रहते हैं स्कूल में। गौरव सर ने ही मुझे बताया था 8th क्लास में ज्यादा, जो सर ने बताया ना, 6 बच्चे ऐसे हैं जो पहले भी फेल हो चुके हैं और दोबारा से फेल है, वो बच्चे भी वही है जो इर्रेगुलर थे। बच्चा अगर रेगुलर स्कूल आता है, जो काम वो डेली कर रहा है वो काम घर पे उसको दोहरा लेता है, पेरेंट्स उसके नोट्स बना रहा है नहीं बना रहा है इस चीज का ध्यान रखते हैं, तो वो बच्चे को कभी भी फेल होने की नौबत नहीं आएगी। जो मैंने आज आपको बातें बताई है कुछ, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह कर रहा है, उनका आप ध्यान रखेंगे। उसकी सारी नोटबुक्स आप चेक करेंगे रेगुलरली, तो जो समस्या है फेल होने वाली वो खत्म हो जाएगी। रोज आप बच्चे से बात करेंगे, आपको जैसे ये बता रहे हैं कि सारे साल टीचर नहीं आई, अगर सारे साल टीचर क्लास में नहीं आए तो आपने स्कूल में आकर के क्यों नहीं बात की। ये आपका परिवार है, एफयू परिवार। यहां आने के लिए किसी न्योते की, किसी इनविटेशन की आवश्यकता नहीं है। आपका बच्चा यहां पढ़ने आ रहा है, अगर वो बच्चा आपको बता रहा है कि आज मेरी पढ़ाई नहीं हुई, कल मेरी पढ़ाई नहीं हुई, परसों मेरी पढ़ाई नहीं हुई, चौथे दिन तो आपको स्कूल आ जाना चाहिए था, आज ये टीचर क्यों नहीं जा रहा क्लास में, लेकिन आपको पता ही नहीं चला। अगर आप रोज बच्चे की नोटबुक चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही। अगर आपके पास में आपके बच्चे के फ्रेंड सर्कल का नंबर है, आप पहले उनसे कंफर्म कीजिए, हाँ भाई पढ़ाई नहीं हो रही इस चीज की, वो भी कंफर्म कर देते तो उसके बाद में आप टीचर से बात कीजिए, आप स्कूल में आके बात कीजिए। मैंने सिर्फ कम से कम एक बार आने के लिए कहा है, उससे ज्यादा आप आते हैं बहुत अच्छी बात है। आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है, अपने बच्चे के लिए समय निकालिए, और जितना ज्यादा आप स्कूल में आएंगे आपका बच्चे का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। लेकिन आप अगर इंतजार करेंगे कि कब न्योता आएगा कब जाएंगे, तो न्योता तो आएगा ही नहीं। ये पहली पीटीएम पहली बार न्योता देके बुला लिया, और इसी में आपको कह दिया गया है कि रेगुलर आपने स्कूल आना है, रेगुलर बच्चे की नोटबुक चेक करनी है, और आपको अपने आप पता चल जाएगा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा। रोज डेली काम नहीं हो रहा, व्हाट्सएप ग्रुप है उसी पे पूछ लीजिए, आदरणीय अध्यापक जी इस विषय में मेरे बच्चे ने इतने दिन से कोई काम नहीं किया। 5, 6, 7 जितने टीचर है कोई ना कोई रेस्पॉन्ड जरूर करेगा कि इस विषय में काम इस कारण से नहीं हो रहा, या फिर आपका बच्चा गलत कह रहा है, काम रोज करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आपने रेगुलर स्कूल के टच में रहना है, और कम से कम महीने में एक बार जरूर आना है। अप्रैल के महीने का एक आज हो गया, मई के महीने में सिर्फ 8 दिन स्कूल लगना है, तो 7 तारीख तक
एक बार आ जाना, वरना 8 तारीख को हम बच्चे को स्कूल से बाहर कर देंगे कि पेरेंट्स क्यों नहीं आए। और जिस बच्चे की हाजिरी अप्रैल के महीने में 75% से कम होगी, 30 तारीख को उस बच्चे को बाहर कर देंगे, हाजिरी पूरी क्यों नहीं है। महीने में 20 दिन स्कूल आना है तो 75% यानी कि 15 दिन कम से कम बच्चे को स्कूल आना है। अपने आप अपना हिसाब लगा लो बेटा कितने दिन आए हो और किस किस का 30 तारीख को नाम कटने वाला है। पहले ही अपने पेरेंट्स को बता दो ताकि वो टीचर से आके मिल ले और 30 तारीख को हमें नाम ना काटना पड़े। हर महीने आपने ध्यान रखना है कि हाजिरी 75% से नीचे ना जाए। महीने में कम से कम एक बार पेरेंट आकर के टीचर से मिले। और जब भी आप टीचर से मिलने आते हैं अपनी अटेंडेंस साइन कीजिए पीटीएम में। आज भी दोनों टीचर्स पीटीएम रिकॉर्ड अभी साइन करवाएंगे आप लोगों से। तो जब भी आप आते हैं आपने अपनी पीटीएम की अटेंडेंस मार्क करनी है। ये इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर आप ये सारी बातें मानेंगे तो आपके बच्चे के फेल होने की नौबत किसी भी विषय में नहीं आएगी। इतना मेहनती टीचर है, अगर बच्चा उस टीचर को पूरी तरह से फॉलो करता है उस सब्जेक्ट के लिए और साथ में आप घर पे ध्यान रखते हैं तो किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। जो पहले हो चुका उसके ऊपर मैं कुछ बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद ही 16 अक्टूबर के बाद आया हूं। लेकिन अब जो होना है, अगर पेरेंट्स मेरी बताई हुई बातों का ध्यान रखेंगे तो ये समस्याएं आएंगी ही नहीं। और आइंदा से जब भी आप ये सारी बातें अपने घर पे लागू करने के बाद आइंदा से जब आप स्कूल में आते हैं, जो जैसा भी फीडबैक है इन सारी बातों को घर पे लागू करने के बाद वो मुझे जरूर बता के जाइएगा। मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, सारी बातें मानिए, अपने घर पे लागू कीजिए और पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी फीडबैक है मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू। किसी और को कुछ कहना है, किसी पेरेंट को? नमस्कार सभी को। मुझे आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है कि जब भी आप अपने बच्चे को खाना खिलाएंगे तो प्लीज टीवी या फोन उसे ना दें, क्योंकि हम में से खुद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फोन के साथ खाना खाते हैं, टीवी के साथ खाना खाते हैं और वो माइंडफुल ईटिंग नहीं होती है। आप बताइए, आप में से कितने लोग खाना खाते हुए टीवी देखते हैं? कितने लोग खाना खाते हुए टीवी देखते हैं? हम में से मतलब खुद में जांच सकते हैं, मुझे तो हमें तो क्या ही बताएंगे। अच्छा, और कितने लोग मोबाइल देखते हुए टीवी देखते हुए खाना खाते हैं? दोनों में कुछ फर्क लग रहा है कि खाना खाते हुए टीवी देखते हैं या टीवी देखते हुए खाना खाते हैं? क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? तो ऐसा ही बच्चों के भी साथ है और हमें रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर हम उनके सामने बातचीत करते हुए बैठ के आसपास मिलकर खाना खाएंगे तो उनके पास भी यही चीज है। और अगर हम फोन में लगे हैं, हम ही टीवी देख रहे हैं और हम खाना खा रहे हैं तो हम बच्चे को कुछ नहीं कह सकते। तो सबसे पहले काम खुद पर करते हैं और कोशिश करेंगे कि बच्चे फोन देखते हुए टीवी देखते हुए खाना ना खाएं, ताकि वो अच्छे से उसका पोषण उसे मिल सके और वो ये समझ सके कि खाना उसके लिए कितना जरूरी है और खाने के लिए खाना खाया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्लीज एक काम जरूर करिएगा। आप खुद देखेंगे कि बच्चे के बिहेवियर में भी फर्क पड़ेगा और उसकी पढ़ाई में भी अंतर आएगा। तो आप लोग इस पे एक बार कोशिश करिएगा और जैसा भी हो मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। और बाकी 9th क्लास के जितने पेरेंट्स हैं यहाँ पर, हमारा सिलेबस चेंज हो गया है और नया सिलेबस ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे लिखा हुआ बहुत 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 काम होगा। बहुत बार क्लास टीचर या कोई सब्जेक्ट टीचर एक्टिविटीज भी कराएंगी। तो आप बच्चे से पूछिए जरूर कि क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। ठीक है, और फिर जैसे जो चेंजेस है वो धीरे धीरे सब टीचर्स तक भी पहुंच गए हैं और धीरे धीरे बच्चों तक भी पहुंच जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा। तो इस तरह से जो चीजें बदल रही हैं तो किताबें हमें लेनी पड़ेंगी। 150-200 के अराउंड एक किताब है और अब क्योंकि बदल गई है तो हम पिछले साल वाली भी नहीं दे सकते। नहीं तो हम कोशिश करते थे हम पिछले साल वाली किताबें बच्चों को दे दें, पर इस बार आपको थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा और नई किताबें लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि 9th में पीछे से नहीं आती है किताबें, आपको पता ही है। तो जितनी भी किताबें हैं प्लीज बच्चों को धीरे धीरे करके जैसे भी कोशिश करके ले दीजिएगा, ताकि किताबें होंगी तो हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे। और जब तक अभी किताबें नहीं आ रही हैं तो प्लीज जैसे फर्स्ट सेकंड चैप्टर जो चैप्टर्स हो रहे हैं, हमने पीडीएफ तो शेयर कर दिए, लेकिन फोन से बार बार देखना भी बहुत मुश्किल है बच्चे के लिए
और डिस्ट्रैक्शन भी आ जाती है फोन में। आपको तो पता है बच्चा इधर उधर भटक जाता है, जैसे सर ने बताया। तो कोशिश करें कि उतने उतने चैप्टर्स का फोटो कॉपी करवा दें, प्रिंट आउट निकलवा दें, और बच्चों के पास उतना उतना जरूर हो जितना हम पढ़ा रहे हैं। शुरू के फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो एटलीस्ट जरूर करा दें, है ना। फिर उसके बाद तो जैसे जैसे किताब आएगी तो हम ले ही लेंगे, है ना। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, आप लोगों ने समय निकाला।